आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र यादव शिरियाणी में। दोस्तों, हमने अपने इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का लगभग पार्ट अपना कंप्लीट करवा दिया है और अपना ज्योग्राफी चल रहा था और इसी क्रम के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्वार भाटा। और दोस्तों, लास्ट टाइम के अंदर फास्ट रिवीजन के उद्देश्य से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो वीडियो अभी तक अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हैं वो सभी एग्जाम से पहले एक बार फास्ट तरीके से ज़रूर देख कर जाना। और अभी अपने ज्योग्राफी के आज और कल के अंदर 2 दिन के अंदर ज्योग्राफी के लगभग सभी टॉपिक के वीडियो हैं वो अपलोड हो जाएंगे और अपने वन लाइनर जो बुक है उसके माध्यम से ये हमें सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। चलो हम देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो पे आते हैं। ज्वार भाटा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की संपूर्ण जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, जल का ऊपर उठना और जल का नीचे गिरना। तो जल जब ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं और जब जल नीचे गिरता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ज्वार भाटा से संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा, समुद्री पानी के अधिकतम उठाव और अधिकतम गिराव के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं? यानी कि जब ज्वार आता है तब पानी का अधिकतम उभार होता है और जब भाटा आता है तो पानी अपने निम्नतम स्तर के ऊपर जाता है। तो उन दोनों का जो अंतर है, यानी ज्वार और भाटे का जो अंतर है, जो पानी का अधिकतम उठाव और अधिकतम गिराव के बीच का जो अंतर है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ज्वार भाटा परिसर अंतर। और अब ये जो ज्वार भाटा परिसर अंतर है, यह जो ओपन जो अपने महासागर होते हैं, जो अपने समुद्र होते हैं, उनके अंदर होता है 0.3 से 0.6 मीटर, यानी कि कम होता है। ज्वार भाटा परिसर अंतर यानी पानी का ऊपर उठना और नीचे करने के बीच का जो अंतर होता है वो इसमें खुले समुद्र में कम होता है। जबकि जो खाइयाँ होती हैं और जो भाई बिल्कुल एकदम सगरी खाइयाँ होती हैं, उनके अंदर ज्वार भाटा है वो उच्च आता है। कहने का मतलब ये है, वहाँ पर 20 मीटर ऊंचाई तक इनके ज्वार और भाटा का ये बीच का जो अंतर है, परिसर अंतर, ये होता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा फंडे की खाड़ी, नोवा स्कोविया। कहाँ पर? यह आता है कनाडा के अंदर। यानी फंडे की खाड़ी के अंदर सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। जबकि एक प्रश्न और बनता है कि किस स्थान पर 24 घंटे के अंदर 2 ज्वार भाटे के बजाय 4 ज्वार भाटे आते हैं? तो आ जाएगा वो इंग्लैंड का समथम क्षेत्र आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र से तट की ओर जब ज्वार के समय पानी विशाल लहर के रूप में आता है तो एक भित्ति टाइप में दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं ज्वारीय भित्ति, यानी एक दीवार की तरह जब जल है वह समुद्र से और तट की ओर आता है, ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी ऊंची दीवार उठ के आ रही हो, तो उस स्थिति को हम कहेंगे ज्वारीय भित्ति। अब बात करते हैं हम ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक, यानी ज्वार भाटा है इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, किन कारकों की वजह से ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है? तो देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट याद करनी है। अगर प्रश्न आए कि ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी। एक तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति आ जाएगी, ठीक है, अपनी ओर चीज को अपनी ओर खींचने की शक्ति। और दूसरा, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी है वो अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन भी करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो चीज़ों को दूर फेंकने की उसके अंदर एक प्रकार की मतलब गति करती है वो। जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर वो जैसे पृथ्वी गति करेगी तो उसके घूर्णन के साथ में अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, यानी चीज़ों को दूर फेंकने की जो वही क्रिया है वो होती है। तो ज्वार भाटा के लिए 3 कारक उत्तरदायी हैं, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, गुरुत्वीय शक्ति, जबकि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये तो हो गए उत्तरदायी कारक। अब इसके अंदर और प्रश्न एक बन जाता है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में मुख्य आकर्षण शक्ति किसकी होती है, सूर्य की या चंद्रमा की या पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर पूछे तो उसमें राइट आएगा चंद्रमा। चंद्रमा की जो गुरुत्वीय शक्ति होती है, जो आकर्षण शक्ति होती है, वह ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे मुख्य आकर्षण शक्ति मानी जाती है। अब यहाँ पर अगला सवाल बनता है कि सूर्य है वह चंद्रमा से बड़ा है, लेकिन चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव अधिक है, क्यों? तो इसका कारण यह है कि सूर्य की बजाय चंद्रमा है वह पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए इसकी आकर्षण शक्ति है वो ज़्यादा होती है। और जेकिंस ने चंद्रमा और सूर्य की ज्वार उत्पादक जो इसकी शक्ति है उसके बारे में भी इसने बताया है कि ज्वार उत्पादक शक्ति की बात की जाए तो चंद्रमा और सूर्य की ज्वार उत्पादक शक्तियों में 11:5 का इनकी आकर्षण शक्ति होती है। यानी कि 11 चंद्रमा की होगी तो 5 है वो सूर्य की ज्वार उत्पादक शक्ति होगी। यानी कि सूर्य है वह उसका भाई जो आकर्षण शक्ति है वह ज़्यादा है, लेकिन सूर्य चूंकि पृथ्वी से दूरी ज़्यादा है उसकी, चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है, तो पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसलिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति के अंदर मुख्य आकर्षण शक्ति चंद्रमा की मानी जाती है।
अगला प्रश्न है, विभिन्न भागों में ज्वार भाटे की ऊंचाई में अंतर का कारण क्या है। देखो भाई, पूरे विश्व के अंदर अलग अलग महासागरों में ज्वार भाटा आता है, तो उसकी ऊंचाई एक समान नहीं होती है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। तो उसका कारण क्या है? एक तो जल की गहराई, एक सागरीय तट की रूपरेखा कि भाई जो ये अपने सागर का तट है ये बिल्कुल सपाट है या फिर कटापटा है, या फिर सागर है वो बिल्कुल बंद है या फिर ओपन है। क्योंकि ओपन है उसके अंदर ज्वार भाटा की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, और जो बिल्कुल बंद रहेगा खाड़ी टाइप में रहेगा सगड़ा, वहाँ पर ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटे का समय कि ज्वार भाटा कब आएगा, उसकी गति कैसी रहेगी, सागरीय भित्ति बनेगी नहीं बनेगी, इन सब के लिए कौन उत्तरदायी? इन सब के लिए चंद्रमा उत्तरदायी है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा अगर पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक रहेगा, एक सीध में यानी अमावस्या पूर्णिमा का दिन रहेगा उस दिन, या फिर चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर ज्वार भाटे हैं वह उच्च आता है। जबकि अगर चंद्रमा समकोण पर रहता है तो उनकी आकर्षण शक्ति है वो आपस के अंदर बढ़ जाती है सूर्य चंद्रमा की, इस वजह से उच्च ज्वार भाटा नहीं आ पाता है और उस समय लघु ज्वार आता है। तो कहने का मतलब है कि ज्वार भाटे का समय, गति, सागरीय गति, इन सब के लिए चंद्रमा उत्तरदायी होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है 59%। दोस्तों, ये हमने पहले वाले वीडियो के अंदर भी इसके ऊपर डिस्कस कर लिया था कि पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग आधा भाग दिखाई देता है, और अगर परसेंटेज में पूछें तो 59% भाग ही दिखाई देता है, बाकी 41% भाग है वो हमें कभी दिखाई नहीं देता पृथ्वी से। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण जो है वह है कि चंद्रमा की जो भाई मान लो घूर्णन गति है वह, और चंद्रमा की जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने की गति, परिक्रमण गति, वो दोनों समान है। तो मैंने पुराने वाली किताब के अंदर उसके अंदर संशोधन करवा दिया था, आप भी इसके अंदर थोड़ा देख लो कि चंद्रमा की घूर्णन गति जिस प्रकार से पृथ्वी की दो गतियां है ना, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। जैसे घूर्णन गति तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, जब परिक्रमण गति 365 से 1/4 दिन है। उसी प्रकार से चंद्रमा अपने अक्ष पे घूमता है, वह उसकी घूर्णन गति है 27.3 दिन में अपना एक घूर्णन है वो पूरा करता है, एक चक्र। और पृथ्वी के चारों ओर पे चक्कर लगाता है, इसकी यह गति भी, यह कहलाती है परिक्रमण गति, यह भी 27.3 दिन है। यानी चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों समान है, 27.3 दिन। इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है, लगभग आधा भाग ही दिखाई देता है, क्योंकि जब वो घूर्णन करता है जितना आगे बढ़ता है उतना ही वह पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर कितने ज्वार भाटे आते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे यहाँ पर कि कितनी बार ज्वार भाटे आते हैं, दैनिक क्या है, अर्ध दैनिक क्या है, ज्वार कब, भाटा कब, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वीडियो को आप स्किप मत करना, पूरा देखना। तो पहला प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर कितने ज्वार भाटे आते हैं। तो 24 घंटे में 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 ज्वार भाटा। केवल ज्वार भाटा पूछा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या दैनिक अर्ध दैनिक की बात नहीं कर रहा, केवल ज्वार भाटा पूछा है। तो प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटे आते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24 घंटे 52 मिनट पे, 24 घंटे 52 मिनट में किसी स्थान पर आने वाले 2 ज्वारों के नाम क्या हैं? दैनिक ज्वार और अर्धदैनिक ज्वार। देखो भाई, 24 घंटे में ज्वार भाटे का अगर जिक्र आएगा तो 2 ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा का एक पूरा चक्र हो गया। एक ज्वार का मतलब एक ज्वार भाटा ही हो, एक ज्वार भाटे का मतलब एक पूरी प्रोसेस है, एक ज्वार आना और फिर भाटा आना, ये पूरी प्रोसेस एक ज्वार भाटा कहलाएगी। ठीक है, तो 24 घंटे में 2 ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, अब 24 घंटे में जो 2 ज्वार भाटे आते हैं किसी स्थान विशेष पर, वो दोनों समान प्रकृति के नहीं होते। मतलब कि एक दैनिक ज्वार होता है, एक अर्ध दैनिक ज्वार होता है। इनके बारे में हम आगे बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। तो पहले ये चीज़ समझ लो कि 24 घंटे 52 मिनट के अंदर किसी स्थान पर 2 ज्वार भाटे आते हैं, उन दोनों को क्या कहते हैं? एक को दैनिक ज्वार, एक अर्ध दैनिक। यानी 24 घंटे में एक स्थान पर एक दैनिक ज्वार आएगा और एक अर्ध दैनिक ज्वार आएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन यह आता है 26 मिनट की देरी से। यानी कि एक ज्वार भाटा के बीच का अंतर होता है 12 घंटे 26 मिनट। और 26 मिनट देरी से क्यों आता है? इसका कारण है क्योंकि चंद्रमा है वह पृथ्वी के सापेक्ष भी गतिशील है। यानी पृथ्वी तो घूमती घूमती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो चंद्रमा है ये भी पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, तो थोड़ी सी आगे स्थिति हो जाती है। इस वजह से 26 मिनट देरी से आता है एक ज्वार के बाद में दूसरा ज्वार। ठीक है, यानी कि एक ज्वार भाटे से दूसरे ज्वार भाटे के बीच का अंतर हो गया 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है, अब देखो, अब 2 प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं। एक तो होता है दैनिक ज्वार, दूसरा होता है अर्ध दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार के बाद में दूसरा दैनिक ज्वार है वो कितने टाइम बाद आएगा?
24 घंटे 52 मिनट के बाद में। यानी कि समान प्रकृति का, अगर ये पूछे कि किसी स्थान पर समान प्रकृति का ज्वार कितने समय बाद आएगा, तो भाई समान प्रकृति का मतलब है दैनिक के बाद दैनिक या फिर अर्ध दैनिक के बाद अर्ध दैनिक। तो देखो 24 घंटे में दो आ रहे हैं, एक दैनिक अर्ध और एक अर्ध दैनिक, लेकिन समान प्रकृति का आएगा 24 घंटे 52 मिनट। अगर प्रश्न आए कि एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कब आता है, तो 12 घंटे 26 मिनट आएगा। लेकिन ये पूछे कि समान प्रकृति का, किसी स्थान पर समान प्रकृति का दूसरा ज्वार कब आएगा, तो वह आएगा 24 घंटे 52 मिनट के बाद। अगर अब एक दैनिक ज्वार आया मान लो किसी स्थान पर, तो अगला दैनिक ज्वार उसी स्थान पर 24 घंटे 52 मिनट बाद आएगा। किसी स्थान पर असमान प्रकृति का ज्वार कितने समय बाद आता है, तो असमान प्रकृति का आएगा 12 घंटे 26 मिनट बाद। यानी कि अब दैनिक आ गया तो 12 घंटे 26 मिनट के बाद में अर्ध दैनिक ज्वार आएगा। अब देखो भाई, एक ज्वार से दूसरे ज्वार में अंतर, तो एक ज्वार से दूसरे ज्वार में अंतर का मतलब ये होगा कि एक ज्वार भाटा से दूसरे ज्वार भाटा में अंतर। तो एक ज्वार आएगा, उसके बाद दूसरा ज्वार आएगा, तो वो आएगा 12 घंटे 26 मिनट बाद में। अगर असमान प्रकृति का आएगा तो, और अगर मानो समान प्रकृति का आ गया तो 24 घंटे और 52 मिनट के बाद में दूसरा ज्वार आएगा। एक ज्वार और एक भाटे के बीच का अंतर क्या होता है, एक ज्वार आ गया फिर एक भाटा, तो दोस्तों एक ज्वार भाटे की पूरी प्रोसेस 12 घंटे 26 मिनट की होती है, ठीक है। तो एक ज्वार और भाटे के बीच का अंतर होगा 6 घंटा 13 मिनट। यानी कि अब इसको अच्छे से समझो, मान लो अब किसी स्थान पर ज्वार उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ, तो 6 घंटे 13 मिनट तक वह ज्वार की स्थिति चलेगी, पानी धीरे धीरे ऊपर उठेगा, और 6 घंटे 13 मिनट बाद में भाटा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, पानी धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होगा, और फिर अगले 6 घंटे 13 मिनट के बाद में फिर दोबारा से पानी ऊपर उठना स्टार्ट होगा। यानी कि एक पूरी प्रोसेस है एक ज्वार की, वह 6 घंटे 13 मिनट लेती है। यानी एक ज्वार आने के बाद में एक भाटा है वह 6 घंटे 13 मिनट बाद आएगा, ठीक है। एक भाटे और अगले ज्वार में अंतर, तो एक भाटा आ गया उसके बाद अगला ज्वार कब आएगा, तो 6 घंटे 13 मिनट बाद आएगा, सीधी सी बात है। पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख, अब देखो भाई ये जो दो प्रकार के ज्वार आते हैं ना, दैनिक और दैनिक, इनके बारे में हम स्पष्ट करेंगे। अब पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर आने वाला ज्वार होता है प्रत्यक्ष ज्वार, या फिर दैनिक ज्वार, वास्तविक ज्वार या उच्च ज्वार। अच्छे से समझो इसको, यानी जो भाग चंद्रमा के सम्मुख है, चंद्रमा के बिल्कुल सामने है, उस स्थान पर जो ज्वार आएगा वह कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्वार, क्योंकि वो चंद्रमा के प्रत्यक्ष आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न हो रहा है। उसे ही हम दैनिक ज्वार कहेंगे, ठीक है। इसे हम वास्तविक ज्वार कहेंगे, इसे ही हम उच्च ज्वार कहेंगे। ऊंचा ज्वार यही आता है, ठीक है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस स्थान पर अगर जिस स्थान पर जिस समय प्रत्यक्ष ज्वार आता है, जो स्थान चंद्रमा के सम्मुख स्थित होता है, उस समय वहां पर प्रत्यक्ष ज्वार आता है, जिसे दैनिक ज्वार कहेंगे, वास्तविक ज्वार कहेंगे, उच्च ज्वार कहेंगे। और उसी समय उस स्थान के अपोजिट साइड के अंदर, यानी पृथ्वी के विपरीत भाग के अंदर, उसी समय एक ज्वार आता है जिसको हम कहेंगे अर्धदैनिक ज्वार। यानी कि यानी कि चंद्रमा के सामने वाले भाग के ऊपर जिस समय प्रत्यक्ष ज्वार आता है, दैनिक ज्वार आता है, उच्च ज्वार आता है, वास्तविक ज्वार आता है, उसी समय पृथ्वी के विपरीत भाग के ऊपर अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होता है, अर्धदैनिक ज्वार उत्पन्न होता है, आभासी ज्वार उत्पन्न होता है, निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। और उसका कारण होता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो दो चीज स्पष्ट कर लो, जिस स्थान पर जो स्थान चंद्रमा के सम्मुख होता है वहां पर प्रत्यक्ष ज्वार आता है, और उसी समय पृथ्वी के विपरीत भाग के ऊपर पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण अर्धदैनिक ज्वार आता है। यानी प्रत्यक्ष ज्वार आता है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, मुख्य भूमिका होती है, जबकि अर्धदैनिक ज्वार में मुख्य भूमिका पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है जो कम ऊंचा आता है, ठीक है। तो जब अर्धदैनिक वाले स्थान के ऊपर जब सूर्य बिल्कुल सीधा चमकेगा, उस स्थान के ऊपर जब आएगा प्रत्यक्ष ज्वार, तो जहां पर अप्रत्यक्ष आ रहा है वहां पर अप्रत्यक्ष आएगा। यानी हर समय पृथ्वी के प्रत्येक स्थान के ऊपर दो ज्वार उत्पन्न होते हैं, सामने वाले भाग के ऊपर प्रत्यक्ष ज्वार, तो उसी समय उसके अपोजिट साइड के अंदर अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होता है। तो ये जो प्रत्यक्ष ज्वार है ये 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल के ऊपर आता है। दैनिक ज्वार उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, तो भाई दैनिक ज्वार उत्पन्न होने का तो मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ठीक है। और जो अर्धदैनिक ज्वार होता है, देखो पहले अर्धदैनिक ज्वार बारे में हम देख लेते हैं। चंद्रमा के सामने वाले भाग से विपरीत भाग पर जो ज्वार आता है उसको कहते हैं हम अप्रत्यक्ष ज्वार, अर्धदैनिक, आभासी या निम्न ज्वार। और अप्रत्यक्ष ज्वार है वो दैनिक ज्वार के 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है किसी स्थान पर, क्योंकि 12 घंटे 26 मिनट बाद में चंद्रमा है वो दूसरी साइड में रहेगा, ठीक है।
और उसी समय उस स्थान के ऊपर अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा। ठीक है। अर्धदैनिक ज्वार उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल। तो दोस्तों स्पष्ट हो गया, चंद्रमा के सम्मुख वाले भाग के ऊपर प्रत्यक्ष ज्वार आएगा जिसका मुख्य कारण है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। और अर्धदैनिक ज्वार जहाँ पे आता है यानी सूर्य यानी चंद्रमा की विपरीत दिशा के अंदर, उसका मुख्य कारण होता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। युति वियुति सिजकी की स्थिति में आने वाला ज्वार। दोस्तों पहले समझो, युति वियुति सिजकी ये स्थिति तब होती है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सिध में आते हैं, और ये स्थिति बनती है अमावस्या को भी और पूर्णिमा को भी। तो इस स्थिति के अंदर जो ज्वार आएगा वो दीर्घ ज्वार कहलाएगा, पूर्ण ज्वार कहलाएगा, व्रत ज्वार कहलाएगा। और यह ज्वार कब आता है? यह ज्वार आता है अमावस्या और पूर्णिमा को, क्योंकि क्या तो अमावस्या को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में रहेंगे, सूर्य ग्रहण होगा, या फिर पूर्णिमा को जब चंद्र ग्रहण होता है तब सीध में होते हैं। और इस समय इनकी जो आकर्षण शक्ति है वो बहुत शानदार होती है, जबरदस्त होती है। इस वजह से दीर्घ ज्वार, पूर्ण ज्वार या व्रत ज्वार उत्पन्न होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दीर्घ ज्वार या पूर्ण ज्वार होता है वो सामान्य ज्वार, जो नॉर्मल ज्वार आता है, उससे 20% अधिक होता है। ठीक है। और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे की समकोणिक स्थिति पे आते हैं, समकोण पर यह स्थिति बनती है शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ठीक है। तब लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। कौन से ज्वार उत्पन्न होंगे? लघु ज्वार। जब चंद्रमा अपने प्रथम अंतिम चतुर्थांश में होता है तो लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और लघु ज्वार कब आते हैं? प्रत्येक मास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। क्यों आते हैं भाई लघु ज्वार? क्योंकि इस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण की स्थिति पे होते हैं, और इन तीनों की यानी सूर्य और चंद्रमा के जो ज्वार उत्पादक बल है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, क्योंकि ये समकोण पर होते हैं। इस वजह से इनकी जो आकर्षण शक्ति है, ज्वार उत्पादक बल है, वो एक दूसरे को काट देता है, कम होता है। इस वजह से लघु ज्वार आते हैं। और लघु ज्वार के अंदर जो सामान्य ज्वार होता है ना, उससे ये जो अपना लघु ज्वार है ये 20% नीचा होता है। यानी दो चीज़ याद करनी है, युति वियुति सिजकी की स्थिति में यानी कि अमावस्या या पूर्णिमा को, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इनकी आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है, उच्च ज्वार आते हैं, और सामान्य ज्वार से इनकी ऊंचाई 20% अधिक होती है। ठीक है। और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दूसरे के समकोणिक स्थिति पे आते हैं किसी भी माह की शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, उस समय इनकी शक्ति यानी चंद्रमा, सूर्य की ज्वार उत्पादक बल है वो एक दूसरे के विपरीत काम करता है, और लघु ज्वार आते हैं। और लघु ज्वार है वो सामान्य ज्वार से 20% नीचा रहता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच निकटतम दूरी वाली स्थिति। तो ये हमने पहले वीडियो के अंदर में हमने ये सारी चीज़ करवा दी कि पृथ्वी और सूर्य जब सर्वाधिक पास होते हैं तो ये स्थिति कहलाती है उपभू। किसी शब्द के आगे उप लग जाए तो वह छोटा हो जाता है, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम है। इसे उपभू कहते हैं, पेरोजी कहते हैं, या फिर समीपस्थ स्थिति कहते हैं। और जब पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतर दूरी वाली स्थिति होती है, सर्वाधिक दूरी होती है इनकी, वह स्थिति कहलाती है अपभू। अप मतलब ऊपर, यानी सूर्य और नहीं सॉरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम है। एपोजी भी कहते हैं और इसको दूरस्थ स्थिति भी कहते हैं। साथ में हम सूर्य और पृथ्वी की दूरी की बात की जाए तो सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अप मतलब ऊपर है। ठीक है। और अपसौर और उपसौर की स्थिति कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी दोनों सबसे नजदीक होती हैं। यानी कि अपसौर की स्थिति कब बनती है? अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को, और उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं हम। उपभू की स्थिति में कैसे ज्वार आते हैं? देखो भाई, अब समझो, ज्योग्राफी समझने की चीज है। उपभू, उपभू आते ही याद करो, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम, सबसे निकट होगा। तो सीधी सी बात है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होगा तो उपभू की स्थिति होगी। उपभू की स्थिति के अंदर सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा ज्वार आएगा। और जब अपभू की स्थिति रहेगी, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम रहेगी, तो सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आएगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा हो जाएगी चंद्रमा की, उसका जो ज्वार उत्पादक बल है वो कम हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार यानी किस स्थिति के अंदर सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आ सकते हैं? तो देखो, एक तो स्थिति हो सिजकी की। हाँ, सिजकी मतलब युति वियुति, सिजकी मतलब जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सिध में हो, यानी अमावस्या या पूर्णिमा का दिन हो। साथ में उपभोग की स्थिति हो, मतलब कि चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट हो। और साथ में उपसौर की स्थिति हो, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी कम से कम हो, यानी सूर्य भी सबसे पास हो पृथ्वी के, चंद्रमा सबसे पास हो, और तीनों एक सीध में हो। ऐसी स्थिति के अंदर विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। विश्व के में किस स्थान पर 2 की बजाय 4 ज्वार भाटे आते हैं? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में के अंदर 4 ज्वार आते हैं, जबकि प्रत्येक जगह पर 2 ज्वार आते हैं, एक दैनिक एक अर्धदैनिक।
भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है? ओखा के तट के ऊपर। ये अपने यहाँ पर खंबात की खाड़ी के अंदर है ओखा तट, यहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है 2.7 मीटर ऊंचाई का। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं कहाँ पे हैं? तो दोस्तों कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी जो गुजरात में है, अरब सागर के अंदर, यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। अब हम बात करते हैं इनके कुछ सिद्धांतों की, कौन सा सिद्धांत किसने दिया। ज्वार भाटे की उत्पत्ति के संबंध में ये जो 3 सिद्धांत दिए हैं, एक तो दिया है, पहला तो इसमें दिया है संतुलन सिद्धांत, 1687 के अंदर न्यूटन ने दिया था। ठीक है, एक तो अपने को ये याद करना है, संतुलन सिद्धांत 1687 में न्यूटन ने दिया था। और ज्वार उत्पादक का ये प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत ये दिया था विलियम वेवेल आएगा यहाँ पर, 18 वेवेल ने। और दोलन सिद्धांत दिया था हैरिस ने। ये 3 अपने को फैक्ट याद करने हैं। अब देखो ज्वार भाटे का महत्व, हानि 2 चीज़ पढ़ लेते हैं। देखो ज्वार भाटे का महत्व क्या है। एक तो ज्वार भाटे के समय है, ज्वार आता है तो जो जहाज होते हैं वो आसानी से समुद्र तट तक आ जाते हैं, और जब भाटा आता है तो आसानी से वापस समुद्र में चले जाते हैं, ये फायदा है। दूसरा, उच्च ज्वार के समय समुद्र तट के ऊपर मछलियाँ आ जाती हैं, ताकि मछुआरों को फायदा हो जाता है उससे, और आसानी से मछली पकड़ लेते हैं वो। एक, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। दोस्तों क्या होता है कि बड़े बड़े संयंत्र, बड़े बड़े एक टाइप के बॉक्स टाइप के तालाब जैसा होता है ना, इस प्रकार की दीवार बना देते हैं समुद्र तट के पास में, और जब ज्वार आता है तो उसका पानी है वो वहाँ पर भर जाता है, और जब भाटा आता है तो वो पानी वापस नहीं जा पाता है, और उस पानी का उपयोग है वो विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ज्वार भाटा के समय में क्या होता है कि नदियों और खाड़ियों के मुहाने के ऊपर जो स्थित नगर है, बंदरगाह हैं, उनकी गंदगी बहकर समुद्र के पैंदे में चली जाती है। समुद्र तट है वो, ये जो अपने स्थल के जो तट हैं ये साफ सुथरे हो जाते हैं। एक, पानी में हलचल होती रहती है, इस वजह से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पर उच्च अक्षांश, जहाँ पर भाई जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ में, जैसे भाई वहाँ पर तट हैं वो मतलब जम जाते हैं बर्फ़ से, तो जब पानी में हलचल होती रहती है तो वो आगे वो जमने नहीं पाते हैं, और वहाँ के बंदरगाह खुले रहते हैं। ठंडा और गर्म पानी ऊपर नीचे होता रहता है, जो जीवों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगला है, इसका फ़ायदा है कि इससे नदियों का जो भाई पोल्यूटेड जो वाटर है वो बाहर निकल आता है। नौचालक और मछुआरे हैं वो योजनाबद्ध ढंग से अपना कार्य कर सकते हैं, भाई कब ज्वार आएगा, कब भाटा, किस हिसाब से उनको सागर में उतरना है। और लास्ट है इसके अंदर अपना टॉपिक, ज्वार भाटे से हानियाँ, क्या क्या नुकसान है। तो एक तो भाई कभी कभी पैंदे की मिट्टी आकर तट के ऊपर जमा हो जाती है, इससे बंदरगाह है वह जहाज़ों के लिए खुले नहीं रह पाते हैं। और दूसरा, बड़े बड़े जलियान कई बार चकनाचूर हो जाते हैं। दोस्तों ये अपना टॉपिक था। मेरे हिसाब से आपके जो कॉन्सेप्ट जो आपके थे ज्वार भाटे से संबंधित, कब आते हैं, कितने आते हैं, वो आपका सारा आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको फिर मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। ज्वार भाटा 24 घंटे 52 मिनट के अंदर 2 ज्वार भाटे आते हैं, एक दैनिक एक अर्धदैनिक। जिस स्थान पर दैनिक आता है उसके 12 घंटे 26 मिनट के बाद वहाँ पर अर्धदैनिक आएगा, यानी कि चंद्रमा के सम्मुख वाले भाग के ऊपर दैनिक ज्वार आता है तो उसके विपरीत भाग के ऊपर अर्धदैनिक ज्वार आता है। तो समान प्रकृति वाले ज्वार भाटे के बीच में अंतर 24 घंटा और 52 मिनट का होगा। और अगर असमान नेचर का पूछे, या फिर ओनली नॉर्मल एकदम सीधा सा वर्ड आए कि 2 ज्वार भाटे के बीच का अंतर कितना होगा, तो 12 घंटे 26 मिनट होगा। एक ज्वार और एक भाटे के बीच का अंतर पूछेगा तो 6 घंटे 13 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक क्लियर हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं कोशिश करूँगा कल तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है वो अपलोड कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत।